बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल यानी कि 9 जून को जो बजट 2023-24 है ये हुकूमत पेश करने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि हर बजट पर हम करते हैं और आवाम भी करते हैं कि क्या ये बजट आवाम दोस्त होगा, तो ये कहना क़ब्ल वक्त है, क्योंकि कोई भी बजट आता है, जो दस्तावेज़ात हमारे सामने आती हैं उसमें टैक्सेस की भरमार होती है। और एक ऐसे वक्त में जब आपकी मुल्क की मईशत सुकड़ रही हो, जब आपकी GDP ग्रोथ 6% से 0.6% पे पहुंच गई हो, जब आपके रिजर्व्स जो हैं वो कम हो गए हों, मईशत ज़बूहाली का शिकार हो, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 38% पर खड़ी हो, तो उस वक्त हम बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं? ये बजट कैसा होगा? इसमें नए टैक्सेस कितने लगेंगे? IMF की किस्त नहीं आई है, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ, इस मुआहिदे के बगैर ये बजट आ रहा है तो भी IMF की शराइत से भरपूर होगा या फिर हुकूमत कोई रिलीफ दे पाएगी? और सबसे बढ़ के नाजरीन, ये बजट जो कि इस दफ़ा आ रहा है, ये इलेक्शन का साल कहा जा रहा है, ज़ाहिर है इलेक्शन का साल है भी, और अगस्त में ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ये बजट हुकूमत ने इलेक्शन के साल को मद्देनज़र रख कर बनाया है? और आज इक्तिसादी सर्वे भी पेश किया जाएगा हुकूमत की तरफ से। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले बात करेंगे। उमर हयात हमारे नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं। उमर, आज इक्तिसादी सर्वे पेश करने जा रही है हुकूमत, कल आएगा बजट, क्या खदुखाल सामने आए हैं अब तक? जी बिल्कुल, सबसे जो बड़ा जो सेटबैक हम कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी के लिए वो यही है कि जो हमारी मईशत है वो इस साल 0.29% से ग्रो कर रही है, और जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर है, अगले माली साल जो रखी गई है ग्रोथ का हदफ, वो तकरीबन कोई 3.5% रखा गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो आलमी बैंक है, आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है वो अगले माली साल 2% रहने की पेशगोई की गई है। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि हमारे पास जो हमारे अपने अहदाफ थे हम उसको हासिल नहीं कर सके, और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उसकी वजह से हमारी जो शरह नमू है या ग्रोथ है GDP की, उसमें कमी आई है। एक तो हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, फिर हमारे मवेशी बड़े पैमाने पर वो ज़ाया हुए हैं, और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर तबाह हुआ है, तो वो उसकी बहाली के लिए और वो तमाम चीज़ें उन पर अखराजात ये ज़रूरी थे कि हुकूमत जो है वो आलमी इदारों से, जो आलमी मालियाती इदारे हैं, जो डोनर्स हैं, उनसे रब्ता करती। लेकिन हुकूमत ने ये रब्ता किया भी, प्लेजेस भी हुई, लेकिन उसमें से भी जो अभी तक की इमदाद है वो उस तरह नहीं आई कि जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद और बहाली के लिए ख़र्च की जा सके। वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसे दिए हैं, एशियाई तरक्याती बैंक ने कुछ पैसे दिए हैं, लेकिन वो जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उस नुकसान के मुताबिक हमारे पास इस वक्त जो है वो पैसे नहीं, क्योंकि हमारी जो 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था तो उसमें से हार्डली हमें अभी तक कोई, मेरे ख्याल में जो 9 अरब डॉलर की प्लेजेस हुई थी, जिसमें से 1.5 बिलियन डॉलर की ग्रांट्स और बाकी जो है वो लोन था, तो वो अब जो हमें मिल रहा है वो तकरीबन कोई 1 अरब डॉलर भी हमें इस मामले, इस हवाले से नहीं मिला। तो एक तरक्की का अमल रुक गया, जिसकी वजह से हमारे जो मुआशी अशारिये हैं उनमें हमें ग्रोथ नज़र नहीं आई। और अब जब हम देख रहे हैं कि ये साल ख़त्म होने वाला है, 30 जून को ये साल ख़त्म हो जाएगा, तो इस 30 जून को ख़त्म होने वाले साल में हमारी ना तो हम अपने रेमिटेंसेस का टारगेट जो है वो हासिल कर सके हैं, ना हम अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट हासिल कर सके हैं, ना हम FBR रेवेन्यू का जो टारगेट है वो हासिल कर सके हैं, ना हम नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट हासिल कर सके हैं, और ना इसके साथ साथ हम जो हमारे अहम अहदाफ थे, ख़ास तौर पर फसलों के हवाले से हमने इस दफ़ा कहा कि गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, लेकिन वो गंदम की बम्पर क्रॉप भी जो है वो हदफ से अभी वज़ीर आज़म इंटरव्यू देते हुए उमर यही बात कर रहे थे। अभी तुर्क अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने यही बात की है कि इस दफ़ा बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। ये जवाब और ये एक स्टेटमेंट जो है ये हम हर जगह देते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी आवाम को देने की बात आती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। देखिए, हमारे पास इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि हमारे जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स हैं वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम आवाम पर खर्च करें या फिर हम उससे कोई कारोबार कर सकें, कोई बिज़नेस कर सकें। यहाँ इशू ये है कि जो सेंट्रल बैंक में रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो ऑलरेडी जिनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम जो इस वक्त हुकूमत की जो आमदन हो रही है नॉन टैक्स रेवेन्यू से या फिर FBR रेवेन्यू से, जो दीगर ज़राए एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, तो वो हुकूमत जो है वो
आवाम पर खर्च कर रही है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर रही है, अपने सरकारी अखराजात कर रही है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़रूरी अमर ये है कि हमने IMF प्रोग्राम को बहुत डिले कर लिया है। IMF प्रोग्राम में हमें बहुत पहले चले जाना चाहिए था। जो नवा जायज़ा था वो फरवरी बल्कि नवंबर में होना था, 10वां फरवरी में होना था, तो वो हमने बहुत लेट किया, जिसकी वजह से हमने एक्सटर्नल बोरोइंग करनी थी, एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग थी वो हमें नहीं मिल सकी, हमारी तरक्की का पहिया रुक गया। हमने अपनी इंपोर्ट्स पर कट लगाया। इंपोर्ट्स पर कट लगाने से ये हुआ कि जो फैक्ट्रीज़, जो एक्सपोर्टर्स रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे, उनको भी जो है वो उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए, क्योंकि उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो अवेलेबल नहीं था। क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जो LCs हैं वो लेट खुलती रही, किसी की ना खुली। तो इस वजह से आपकी तरक्की का और ख़ास तौर पे जो बड़ी सनतों की पैदावार है उसमें भी इसी वजह से कमी आई है। दूसरा ये है कि हुकूमत को IMF के पास जाना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता जो हुकूमत थी इमरान खान की, उसमें भी यही चीज़ हमें नज़र आई कि वहाँ भी उन्होंने IMF प्रोग्राम में जाने से में ताख़ीर की, और फिर उन्होंने ये कहा कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी पे उन्होंने 4 रुपये फ़ी लीटर पर मंथ जो है उन्होंने इजाफे की हामी भरी, और एक जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन बाद में उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से रूगर्दानी करते हुए आवाम को रिलीफ दे दिया। जब रिलीफ दे दिया तो IMF को इस बात पर गुस्सा आया। अब मौजूदा हुकूमत भी, अगर हालांकि मौजूदा हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी की आखिरी हद है 50 रुपये वो नाफिज कर दी है, लेकिन इस पर भी IMF की जानिब से एक और शर्त थी कि सेल्स टैक्स आयद किया जाए। तो उसमें मौजूदा हुकूमत कामयाब हो गई थी IMF को राम करने में कि सेल्स टैक्स हम आयद नहीं कर सकते। लेकिन अब जो चीज़ है कि IMF का प्रोग्राम ना होना, और फिर जब हम ये 30 जून को एक्सपायर हो जाएगा, फिर हम नए प्रोग्राम में जब उसके लिए अप्लाई करेंगे तो फिर मज़ीद सख्त शराइत का सामना हमें करना पड़ेगा। IMF ये कह रहा है कि जो बजट है 9 जून को पेश होगा, उसके बाद हम उस बजट का जायज़ा लेंगे, और उस बजट का जायज़ा लेने के बाद जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि ये अहदाफ आपने दुरुस्त नहीं रखे, इन अहदाफ को ज़्यादा होना चाहिए। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, अब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा कि 28 जून को SLA हुआ था। बजट के बाद जब हमने IMF की शराइत मान के हम आखिरी वक्त तक बजट में तरामीम करते रहे, और इस दफ़ा भी यही होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी एक फाइनेंशियल नीड है, हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमें तभी मिलेगी कि जब हम IMF प्रोग्राम में होंगे। हमें सऊदी अरब भी पैसे देगा, हमें चीन भी पैसे देगा, हमें पेरिस क्लब से भी पैसे आएंगे, G20 भी हमें पैसे देगा, हमें दीगर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हमें पैसे देंगे। अब हमें रियलिस्टिक एदाद व शुमार जो है वो सामने लाने की ज़रूरत है कि हमने बजट किस तरह बनाना है, हमने अपनी फाइनेंशियल नीड को कैसे पूरा करना है। तो उसके लिए हमें रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वो जिस तरीके से अप्लाई होती हैं एक आम आदमी पर जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, लेकिन जो नॉन टैक्सेबल लोग हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत की पॉलिसीज़ हमें उस तरह लॉन्ग टर्म नज़र नहीं आती। पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो पॉलिसीज़ चाहे कोई भी हुकूमत हो वो बनाती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन पॉलिसीज़ एक होनी चाहिए। हुकूमतें जाएँ या आएँ, वो पॉलिसीज़ कारोबारी अफराद के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी ऐसी होनी चाहिए कि उससे मुल्क की मईशत पर असरात उस तरह से मुरतब ना हो। अब हमें ज्वाइन करें कराची स्टूडियोज में कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर हैं रिजवान इरफान साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। थैंक यू सो मच आप लोग के लिए। ज़िशान मर्चेंट साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले इरफान साहब मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। हमने ये देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे रहे, बहुत परेशानी आई, हुकूमत ने इम्पोर्ट बंद कर दी, फिर आपके पास डॉलर्स नहीं थे कि LCs खोलते। अब इस वक्त जब हम यहाँ इस स्टेज पर हैं तो बजट आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों को? देखिए, आप जो बता चलूँ कि कंटेनर की जो बात की, भारी तादाद में जुर्माना हुआ टैक्सेस का, बिल्कुल, उसमें डैमेजेस पड़े उनको। पर डे डैमेजेस क्या थे? तकरीबन आप समझ लें डॉलरों के हिसाब से बन रहे थे। तकरीबन आप समझ लें किसी अगर एक कंटेनर था तो किसी का कोई 20,000, 15,000, 10,000 के हिसाब से जो रोजाना के जो है उनको डैमेज पड़ रहा था, और ये महीनों पड़ा। जो उनकी जो कॉस्ट थी उसमें भी जो है बेचारों को नुकसान हुआ, और बहुत से लोगों ने तो कंटेनर अपने छोड़ दिए, जो पूरा नुकसान उनका पूरा खत्म हो गया सिलसिला। हाँ। वजह बताऊं मैं आपको, जब आपके पास डॉलर नहीं थे तो आपने उनको इजाजत क्यों की इम्पोर्ट करने की? सबसे पहले तो उनको रोका जाता सिलसिला। और इसके अलावा बता चलूँ कि ये टैक्सेस जो बढ़ा रहे हैं, ये जो अभी आगे बजट आ रहा है, मेरी समझ नहीं आता कि बजट से पहले जो है तजावीज़ ली जाती हैं,
हमको बुलाया जाता है, सेमिनार होते हैं कि आप क्या तजावीज़ देना चाहते हैं ताकि उस बजट में शामिल किया जाए। लेकिन आगे जो बजट आ रहा है ये मेरी समझ में आता है कोई इमरजेंसी बजट है जो फ़ौरन जो है बताया जा रहा है। अभी कोई भी तजावीज़ ली नहीं गई ताजरों से ना लोगों से, ताकि हम जो है आगे बताते, क्योंकि हम मेन स्टेक होल्डर हैं, हम मेन जो है जो माल बेचने वाले हैं, जो इंडस्ट्री से बनता है हम सेल करते हैं। तो इसाकदार साहब तो कराची भी आए थे, कोई मुलाकात नहीं की उन्होंने? बेसिकली इसाकदार साहब जो है वो सनतकारों से, बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं, जो मेन एसएमईज हैं, छोटे जो ताजिर जो मेन रीढ़ की हड्डी रखते हैं, जो माल बेचते हैं, उनसे कोई जो है सिफारिशा लेते नहीं है वो। इसके अलावा बता चलूँ मैं आपको, हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप समझ लें कोई 60-70% जो है प्राइस बढ़ गए, बल्कि इससे ज़्यादा। एक मोबाइल जो तकरीबन कोई 15,000 रुपये का था अभी वो 30,000 रुपये का हो गया, और एक मोबाइल जो 40,000 का था वो 80,000 रुपये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एसी या रेफ्रिजरेटर थे वो डबल प्राइस हो गए। ऐसा ही है। तो आप समझ लें कि बिल्कुल हमारा कारोबार तो तकरीबन कोई 20 से 30% रह गया है। आपने टैक्स पे टैक्स लगाया, एलसी आपने खोली नहीं, आपके जो है हमारे यहाँ जो लोगों की डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, तो आप बहुत से दुकानदार तो बेचारे दुकानें बंद करके जा रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं कारोबार जो है जिनका ख़त्म होने को है। लेकिन हुकूमत जो है वो कुछ बात करने को तैयार नहीं है, हमारे मशावरत देने को तैयार नहीं है। तो मेरी समझ में नहीं आता किस तरह का बजट होगा ये 2023-24 का। चलें, बड़ी अजीब और नाउम्मीदी की एक सूरत हाल है, और ये सिर्फ कारोबारी अफराद के लिए नहीं है, बल्कि वो तमाम तर लोग जो ज़ाहिर पाकिस्तान में रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, आम आदमी हो या फिर कारोबारी तबका हो, हर कोई परेशान है। अच्छा, एक और चीज़ होने जा रही है ज़िशान साहब, वो ये कि अब जो नॉन फाइलर तबका है जो कि टैक्स पे नहीं करता, उनके लिए अब टैक्सेस की शरह को हुकूमत बढ़ाने जा रही है, चाहे वो प्रॉपर्टी का लेन देन हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, चाहे वो गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी प्लॉट, हर तरफ टैक्सेस बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हुकूमत ये कहती है कि हम इतने लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे, एक अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं FBR के, ये कोई भी हुकूमत कर क्यों नहीं पाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अगर मुझे आज मौका मिले नॉन फाइलर बनने का तो मैं भी खुशी खुशी नॉन फाइलर बन जाऊं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ना मेरा ऑडिट होगा, ना मुझे पेनल्टियां लगेंगी, ना मुझ पे सुपर टैक्स लगेगा, ना मुझ पे जो है वो 7E का टैक्स, ना मुझ पे CVT लगेगी, ना मुझसे कोई ऐसी रिकवरी की जाएगी जो आज टैक्स पेयर बन के मुझे देनी पड़ती है। तो मैं तो बड़ा खुशी से नॉन फाइलर बन जाऊंगा, और मुझे तो बड़ा आसान है, 15% की जगह 30% टैक्स कट जाएगा। कितनी आमदनी पे 30% टैक्स कटेगा? तो मेरे लिए तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि मैं नॉन फाइलर हूँ, चूँकि FBR ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नॉन फाइलर को लीगल टर्म इस्तेमाल कर लिया है, और वो ये समझते हैं कि टैक्स इन पे डबल कर दो, टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट हो जाएगा। वो सिस्टम में तो है नहीं, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। खुदारा ऐसे प्रोविजंस को मत लाइए, ऐसे प्रोविजंस लाने से नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जहां आप बात करते हैं कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, जहां आप बात करते हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाना है, वहाँ इस टाइप की अमेंडमेंट्स तो जो है काउंटर प्रोडक्टिव है। मसला सिर्फ ये है कि मैं अगर कोई बिजनेस करता हूँ नॉन फाइलर बन के, और अगर आप विद होल्डिंग एजेंट है, चूंकि पूरा पाकिस्तान विद होल्डिंग एजेंट है, जो टैक्स नेट में वो विद होल्डिंग एजेंट है, तो अगर आप मुझे कहते हैं कि जी मैं आपका टैक्स काटूंगा और अब नॉन फाइलर का रेट 9% नहीं, लेट्स से इस बजट में वो 20% कर दे, मैं तो आपसे कहूँगा जी मुझे तो लाख रुपए चाहिए। अब वो 20% टैक्स भरना है तो वो आप भरे, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे टेक होम लाख रुपए चाहिए। तो जो 20,000 रुपये की जो टैक्स की कॉस्ट होगी वो आपकी बढ़ जाएगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं सिस्टम में नहीं हूँ, मैं नॉन फाइलर हूँ, मुझे FBR पकड़ेगा भी नहीं, मुझे FBR नोटिस भी नहीं देगा। तो मैं तो थैंक यू करके जो है FBR का शुक्र ही अदा करूँगा, क्योंकि मुझे नॉन फाइलर उन्होंने ट्रीट किया हुआ है, और मैं नॉन फाइलर बना रहूँगा और मज़े से सिस्टम से बाहर रहूँगा। जब तक आप इस टर्मिनोलॉजी को एक बिल्कुल बुरा समझ के इसको सिस्टम से आउट नहीं करेंगे, आप जब तक नॉन फाइलर्स के पीछे नहीं जाएंगे, तो वही टैक्स देने वाला तबका जो है उसको ही पीसा जाता रहेगा, उसी को गन्ने की मशीन में डाल के उसी से मजीद टैक्स निकाला जाएगा। अभी ये कह रहे हैं कि मजीद नए टैक्स लगाएंगे। जी हाँ, 700 अरब से ज़ायद के। देखिए, बात ये है कि पिछले साल का जो टारगेट, जो अब माली साल ख़त्म हो रहा है, इसका टैक्स का टारगेट था 7,400 बिलियन रुपए। मई के जो अहदाफ नजर आए, जो मई के जो फिगर्स नजर आए, वो 6,000 बिलियन का है। इसका मतलब है इस महीने में 1,400 बिलियन की छुट्टियां मेरे ख्याल से 26 जून से आ जाएंगी, तो आपके पास 25 दिन है जिसमें आपको 1,400 बिलियन रुपए इकट्ठा करना है। उसके बाद आपने अगले माली साल का जो टारगेट रखा है टैक्स का, उसको 25% से बढ़ाया है, और 9,000
200 बिलियन रुपए का हदफ रखा है। सही, इम्पॉसिबल है। ग्रोथ आपकी नहीं है, बिजनेसेस आपके बंद पड़े हुए हैं, इकोनॉमी आपकी माइनस में चल रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, आपके रिटेलर्स हों, आपके स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, सभी तो परेशानी का शिकार हैं। तो आप ये टैक्स वसूलेंगे किससे? उन्हीं 36 लाख लोगों से, वही लोग हैं जो सिस्टम में है, वही सिस्टम वाले लोगों से। अच्छा, ये सवाल मुझे आपसे आगे जाके करना है कि दूसरे मुल्कों में जब टैक्स लगाया जाता है तो फिर वो फैसिलिटेट भी अपनी आवाम को उस तरीके से करते हैं। यहाँ आप हूँ, मैं हूँ, हम सब तो टैक्स पे करते हैं, हमसे तो हर चीज़ पर टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है वो ज़्यादा मज़े में है और हमें मिलता भी कुछ नहीं है। एक ये भी एक पॉइंट है। मैं दोबारा आपसे बात करूँगी। आमिर जैसा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें तजियाकार हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो कल बजट आ रहा है, इस मुआशी बदहाली में नए टैक्सेस का इजाफा होगा, कोई कारोबार चल नहीं पा रहा, लोग परेशान हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कैसा बजट पेश करने जा रही है हुकूमत कल? कि दो बड़े मुतजाद किस्म के तकाजे पूरे करने इस बजट ने। एक तो तकाजा ये कि जी किसी तरह से आप ऐसा बजट दें कि जो IMF की जो भी शराइत हैं उससे बहुत ज़्यादा वायलेट करता हुआ नजर ना आए। क्योंकि बाहर कैफ इनकी कोशिश होगी कि गालिबन वो उस IMF प्रोग्राम को, जो कि बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है कि उसको दोबारा से रिज्यूम करा सकें, लेकिन आगे के लिए इनको करना पड़ेगा। दूसरा जो कंट्रडिक्टरी इनका तकाजा है वो ये कि अपने लॉ मेकर्स को, MNAs, MPs को कैसे खुश करें, अवाम को सो कॉल्ड रिलीफ देने की कैसे कोशिश करें। तो ये बड़े कंट्रडिक्टरी किस्म के दो वो हैं, मतलब काम है जो इस बजट में वो करने की कोशिश करेंगे और मुझे लग रहा है कि फिर उसमें कोई भी काम नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि बजट जो है ये साल भर के लिए नहीं है। ये हुकूमत जो है, अगर आप बात करें कि इलेक्शन बर वक्त होने हैं, तो ये बजट 6 हफ्ते का बजट है बुनियादी तौर पर। ये जुलाई से शुरू होगा, इनकी टर्म खत्म हो जाएगी मिड अगस्त के अंदर, एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास आनी है केयर टेकर गवर्नमेंट, उसके बाद इलेक्शन आने हैं, तो उसके बाद जो भी होगा उसमें आप देखिएगा कि एक नया बजट आएगा। हमारे यहाँ कभी भी जो बजट मेकिंग की एक्सरसाइज होती है वो साल भर के लिए नहीं होती है, क्योंकि जैसे भी हमारे दोस्त कह रहे थे कि अगर आप गैर कहते हैं ना अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखेंगे, गैर हकीकी टारगेट्स रखेंगे, जैसे कि ये रेवेन्यू कलेक्शन का रख रहे हैं 9.2 ट्रिलियन का जो रख रहे हैं, वो एक जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिस इकोनॉमी में एक्टिविटी नहीं है वो कैसे पूरा करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक जो आदाब इन्होंने दिए, जो कि डेटा इन्होंने दिया, आज भी देंगे, उससे पहले भी जो दिया है, उसमें लोगों को शुबा है कि वो डेटा कितना दुरुस्त है। ये दावा कर रहे हैं कि अपनी ग्रोथ इस साल की दिखाने के लिए कि जी हमारी 0.29% है। इन्होंने कहा जी लाइव स्टॉक जो है हमारा 3.89% जो है वो ग्रो किया है, और ये लेकिन बिलिटल करते हैं उन क्लेम्स को कि जी सैलाब आए तो सैलाब में आपके बेशतर मवेशी जो थे या बहुत सारे मवेशी लाखों की तादाद में मर गए थे। अभी ये बता रहे हैं कि जी ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 25% गिरी है। इन्होंने कहा जी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9% बढ़ गई है। ठीक है ना, अब वो कैसे बढ़ गई है कि जब आप इन लोगों से पूछ रहे हैं, ये लोग तो नुमाइंदे हैं, कि क्या वाकई बढ़ सकती है, तो ये लोग शुबे के शिकार हैं उस पर। फिर ये कह रहे हैं जी एजुकेशन जो हमारा ग्रोथ है वो 10% हुआ है, जो पिछले साल 5.5 था। तो ये जो है एक फंडिंग के बादशाह हैं हमारे इसरार साहब, और हमेशा ये इस तरह से खेल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, एक ऐसा बजट होगा जो ऑन पेपर, कागज के ऊपर बड़े अच्छे कुछ फिगर्स होंगे जिनके ऊपर सबको पता होगा कि इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उस पर टैक्स कलेक्शन का टैक्स जो भी ये रखते हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो लोग टैक्स पेयर हैं उन्हीं की गर्दन दबाई जाएगी। जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है जो बच नहीं सकता, एक तनख्वाहदार तबका है उसकी तो बात छोड़ें आप, जो आपके बड़े बिजनेसेस हैं उसमें भी आपको पता है लोकल बिजनेस तो कुछ चक्कर चला के निकल जाता है, लेकिन हमारे जो मल्टीनेशनल्स होते हैं, बड़े बैंक्स होते हैं, वो इनका ज्यादा शिकार होंगे। कोई मुझे कोशिश नजर नहीं आ रही है कि टैक्स पे बेस को एक्सपेंड करने की लोग बात करें। Because of NFC, तो ये तैयार होगी। आमिर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा रिजवान इरफान साहब, जब हम बात करते हैं कि जी अच्छा, हमने कोविड का दौर भी देखा था। कोविड के दौर में हमने देखा था कि जब मुश्किल हालात थे, कारोबारी सूरत हाल को देखते हुए दुकानें बंद थी, मार्केट्स के औकात कार बड़े महदूद थे, तो उस वक्त बहुत ही हमने देखा कि चीज़ों को स्मूथ करने की कोशिश की उस वक्त की हुकूमत ने। इस एक साल में आपने कहा कि जिस तरीके से हमारे कारोबारी हालात हुए, और अब इस बजट के बाद पता नहीं और क्या होगा, तो क्या लगा आपको कि इस हुकूमत में ज़्यादा बेहतर था या पिछली हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी कारोबारी सूरत हाल के उस पर पूछूं तो? मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, कारोबार के हालात जो है, जो भी हुकूमत आती जा रही है वो कारोबार बद से बदतर हो जा रहा है। पहले जो अब आप कोविड की बात की आपने, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई अब हो गई है। तकरीबन कोई 30 से 40% जो है महंगाई बढ़ गई है।
एक आम आदमी का गुजारा होना मुश्किल है। मैं कहता हूँ एक 25,000 का जो आदमी है जिसकी तनख्वाह 25,000 है वो किस तरह गुजारा करेगा। और मैं कहता हूँ 25,000 के जो 1 लाख रुपए जिसकी 2 लाख रुपए भी तनख्वाह है उसका भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है। देखिए ये महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत का काम था। जो बड़े बड़े जो यहाँ लोग जो अरबपति थे वो खरबपति हो गए, और जो बेचारे जिनके पास जो लाखों की मूड़ियाँ थी वो कोई करोड़पति नहीं हो सका, वो बेचारा वो माइनस में चला गया। तो ऐसी पॉलिसियाँ लाई गई यहाँ कि जो है यहाँ जो बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा हो। जहाँ तक कि आपने अभी खुद बताया कि जो है नॉन फाइलर जो है उसको फ़ायदा है। यहाँ ये बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का मौका मिल रहा है, वो वाइट हो जाएंगे। वो बेचारा छोटा आदमी जो नौकरी पेशा आदमी है, जो कारोबार करता है, छोटा ताजिर जो है, वो तो टैक्स दे रहा है, हर चीज़ में टैक्स दे रहा है, चाहे वो पेट्रोल में दे रहे, चाहे वो कोई पानी की बोतल ले, चाहे, और ज़्यादातर जो है वो इनकम टैक्स पेयर है हमारे दुकानदार, और उनको अब और सख्तियाँ की जा रही हैं। हमने तो कहा हम टैक्स दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं और देंगे, लेकिन जो टैक्स नहीं दे रहे उनको तो टैक्स रेट में लाएं। वो सारा जो है फ़ायदा वो उठा रहे हैं, छोटा ताजिर जो है पिस के रह गया है। हालत उसकी बुरी है, वो आप कारोबार नहीं कर सकता, बहुत हालत जो है परेशान। हमारे मैं बता दे रहा हूँ, हमारे रोज़ाना मसाइल आ रहे हैं, लोग जो हैं बेचारे डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, अपनी मूड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं उनकी। इस महंगाई के दौर में वो उसमें जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं होती, कुछ सुनती ही नहीं है, कुछ देखती ही नहीं है। अपने नीचे वालों को देखें बेचारों को, जो नीचे लोग हैं बेचारे, वो कितनी तकलीफ में, वो कितने परेशान हैं। आप ऊपर वालों को देख रहे हैं, आप नीचे वालों को देखें जो परेशान है। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट एक माँ की किरदार अदा करे, उन लोगों को देखे, उन लोगों की तकलीफ दूर करे, उनकी परेशानियां दूर करे। मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बात की चीज़ है, जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं, वो दस्तियाब नहीं है। मेरे बहनोई से बात हुई, टैक्स वो अपना फैक्ट्री है उनकी हैदराबाद में, वो कह रहे हैं गैस नहीं आ रही हफ्ते 10 दिन से 15 दिन से। वो किस तरह फैक्ट्री चलाएंगे अपनी? वहाँ जो है वर्कर जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं वहाँ उनकी फैक्ट्रियों में। तो जब गैस नहीं आएगी, जब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, तो किस तरह कारोबार चलेगा? तो किस तरह आप लेके जा रहे हैं? ना बिजली है आपके पास, ना गैस है, आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। पहले मराहत तो दें उनको, पहले उनकी फैसिलिटी तो करें उनके लिए, फिर उसके बाद जो है आप टैक्स लगाएं ना। तो आप गरीब को गरीब करते जा रहे हैं और अमीर को अमीर करते जा रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसियाँ हैं? पॉलिसियाँ चेंज करनी होंगी। कब तक ये पॉलिसी चलती रहेंगी? पॉलिसीज तो बनाती ही नहीं है ना कोई भी हुकूमत, हालांकि पॉलिसीज तो बननी चाहिए आवाम के लिए। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि गरीब लोगों को जो है वो टैक्स से निकाला जाएगा, यानी कि उन पर कम बोझ डाला जाएगा, अमीरों से पैसा लेकर गरीबों पर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बेचारा गरीब ही पिसता रहता है। और मुतवस्सित तबके की तो ऐसी कम तहसी कर दी है इस हुकूमत ने, वो बेचारे कहाँ जाएँ। अच्छा उमर, अब हम जो उसकी बात कर रहे थे कि जो अदाद-ओ-शुमार फ़िलहाल सामने आ रहे हैं, जिसमें पेट्रोलियम लीवी को अब 55 से 60% तक बढ़ाए जाने का इम्कान है, सूरत हाल क्या होगी? क्योंकि क्या ये हुकूमत ये देखकर सामने बजट बनाएगी कि ये इलेक्शन का साल है, कोई रिलीफ दे पाएगी? लग रहा है फिगर्स को देखकर या नहीं? अगर IMF का जो नवा और 10वां जायज़ा जो क्लब होगा इस बजट के पेश होने के बाद, तो अगर हुकूमत इसमें कोई रिलीफ का सोच रही है तो वो बहुत मुश्किल है, या फिर अवाम कोई रिलीफ का सोच रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम इस वक्त भी IMF प्रोग्राम में हैं और हमने इस IMF प्रोग्राम को हम मुकम्मल तो नहीं कर सके हैं, लेकिन जो आखिरी 2 ट्रांच हैं जो क्लब हो रही हैं तो वो हमें लेनी होंगी हर हाल में, अपनी जो फाइनेंसिंग नीड है उसको पूरा करने के लिए। अगरचे हुकूमत का ये दावा है कि हुकूमत जो है वो जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज़ हैं उनको इस बजट के अंदर रिलीफ इस मद में दे रही है कि जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, या फिर उसके साथ साथ जो सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जा रही है तो उसमें। लेकिन यहाँ ये ज़रूरी है कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं वो टारगेटेड सब्सिडीज़, IMF भी उसकी हिमायत करता है। लेकिन असल मसला ये है कि हमने अपने लोगों का जो तर्ज़ ज़िंदगी है, तर्ज़ मुआशरत है, उसको बेहतर करने के लिए काम नहीं किया। सही। हम सब्सिडीज पर ही जा रहे हैं, उस तरफ तो आपने तवज्जो दी नहीं ना कभी। उमर, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ जरा। अब जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि अगले माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ है, हम वो रख रहे हैं 9,200 अरब रुपए। अब इस सूरत हाल में जो 1,600 अरब के नए टैक्सेस हैं वो वसूल किए जाएंगे, लेकिन 510 अरब के ऐसे टैक्सेस हैं जो कि मिनी बजट में पहले ही लगाए जा चुके हैं और अब ये मजीद होंगे। अभी आपने जिस तरह बात की कि हुकूमत तो अब चली जाएगी, ये कितने ही टैक्स वसूल कर पाएगी? वो जो 1,000 का एक गैप आ रहा था, कुछ हज़ार से ऊपर का, फिर वो जो नई हुकूमत आएगी फिर वो नए तरीके से अपना बजट लेकर आएगी, फिर वो नए तरीके से टैक्सेस लगाएगी और उन्हीं लोगों पे लगाएगी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं।
देखें, जैसे आमिर ज़िया साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम कैच 22 सिचुएशन में, एक तरफ हमें बजट में रिलीफ देने की कोशिश करनी है, दूसरी तरफ हमें IMF की कंडीशनैलिटीज़ को पूरा करना है, और तीसरी तरफ हम इलेक्शन का भी सोच रहे हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ क्लब हो गई हैं कि इस वक्त जो है ये गवर्नमेंट के लिए जो है बड़ा मुश्किल है कि वो कैसे रिलीफ दें। रिलीफ मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता। बजट में जो बात कर रहे हैं, जैसे पहले पिछले अभी कुछ अर्से पहले एक फाइनेंस एक्ट आया था जिसमें उन्होंने सेल्स टैक्स के रेट को 17 से 18% कर दिया था। देखिए, जो इस वक्त फिस्कल स्पेस है गवर्नमेंट का वो बहुत थोड़ा सा है। हमने जो टैक्स टारगेट जो हदफ रखा है 9,200 बिलियन का, मुझे ये इम्प्रैक्टिकल लगता है। ये अचीव नहीं होगा। मैं आज आपको इन बड़े ब्रॉडर टर्म्स में कह रहा हूँ, बड़ा बोल्डली कह रहा हूँ कि ये टैक्स टारगेट अचीव नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इस साल का जो टारगेट है 7,400 का, जब वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो अगले साल तो हम ये टारगेट रखते क्यों हैं? हर साल यही होता है। ये तो देखे ना, ये नंबर्स दिखाने तो जरूरी है ना, क्योंकि हमने 14,500 बिलियन इस साल खर्च करने हैं। तो वो खर्च को कहीं ना कहीं से फुटिंग तो करनी है ना। अब वो खर्च फुटिंग कैसे होंगे कि हम कर्जे लेंगे, मजीद कर्जे लेंगे। इस साल हमने तकरीबन 15,000 अरब के कर्जे लिए, अगले साल फिर कर्जे लेंगे। जब गवर्नमेंट खुद ये कह रही है कि हम फिस्कल डेफिसिट जो इस साल का टारगेट 5.5% था, उसको अगले साल 7.7% पे लेके जा रहे हैं, तो वो खुद ये एक्सेप्ट कर रही है कि हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे। सवाल ये पैदा होता है, गवर्नमेंट ने अपने कौन से खर्चे कम किए? क्या गवर्नमेंट ने जो उनके मिनिस्टर्स हैं, जो रिकॉर्ड तादाद में मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, या उनके जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर्स हैं रिकॉर्ड तादाद में वो भी हैं, उनकी खर्चे कोई कम किए? क्या उन्होंने जो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनको बेच कर या ख़त्म करके छोटी गाड़ियां 1500 सीसी गाड़ियां या 1300 सीसी गाड़ियों में वो आए? अपने खर्चे कम नहीं करते। देखें, आप जब कोई चीज़ करने चाहते हैं तो पहले उसके ऊपर खुद अपनाते हैं। हम ये बचपन से सुनते आ रहे, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो आप ये चीज़ नहीं हो सकता कि आप आवाम से कुर्बानियाँ मांगें, आवाम से कहेंगे जी टैक्स ज़्यादा दो, खुद अपने खर्चे कम ना करें, ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो टैक्स टारगेट्स हैं, ये जो अगले साल के नॉन टैक्स टारगेट्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। आप खुद कह रहे हैं कि आप ग्रोथ रेट आपका 3.5% एक्सपेक्ट करते हैं। कैसे ग्रोथ रेट बढ़ेगा जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है? कैसे ग्रोथ रेट बढ़ेगा जब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री बंद हो रही है? तो एक तरफ उनको आपको लेके आना है कि वो रिवाइव हों। दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, दुनिया में कमोडिटीज़ की प्राइसेस कम हो रही हैं, दुनिया भर की फ्रेट की प्राइसेस कम हो रही हैं, हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है हर चीज़। भाई क्या वजह है कि जो बढ़ रही है? एक बुनियादी वजह कि पाकिस्तान और जो रुपए की, पाकिस्तानी रुपए और डॉलर की जो पैरिटी है वो बिल्कुल जो है वो नेग्लिजिबल, आपका रुपया जो है डिटोरिएट होता चला जा रहा है। पिछले साल 178 रुपये का था अप्रैल में, आज 285 का, ओपन मार्केट में 315 रुपये में भी नहीं मिल रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो ये डिस्पैरिटी है इसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप 22% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस दुनिया में 22% इंटरेस्ट रेट पे करके प्रॉफिटेबिलिटी शो कर सकता है? और जितना आपका इंटरेस्ट होता है तो उतना ही ज्यादा आपकी मईशत को भी नुकसान होता है। इस तरफ तो ये सोचती ही नहीं। और हमारी वो मईशत है जो कि खड़ी इंपोर्ट पर है, इंपोर्ट पे खड़ी हुई मईशत जिसपे हमने कभी काम नहीं किया, अपनी इंडस्ट्रीज को ऊपर लेकर नहीं आए, हमने अपनी लोकल इंडस्ट्रीज पर तवज्जो नहीं दी, इंडस्ट्रीज खत्म होती चली जा रही हैं। इरफान इकबाल साहब, आप किस तरह देखें? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग खासतौर पर इस बजट से, जबकि हुकूमत के पास अब चंद ही महीने रह गए हैं, हुकूमत जाने वाली है, ये इलेक्शन का साल है, मईशत की सूरत हाल खराब है, आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से जो कल आएगा? देखिए, मेरी एक्चुअली मीटिंग हुई थी एफएम से को तकरीबन आज से 15-16 दिन पहले की बात है। मेरी एफएम के साथ मीटिंग्स हुई और हमने जब उनको बजट प्रपोजल दी थी जाके, तो उसमें उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि हम थोड़ा सा बजट जो है ना इस बार फ्रेंडली बजट लेके आएंगे। बट मुझे लग जी 3 वजह। तो पहली बात थी कि वो रिलाई कर रहे थे IMF के ऊपर जी, और IMF जो है ना उनके साथ उनका हो नहीं सका, क्योंकि द शॉर्टेस्ट वे टू कंट्रोल दिस सिचुएशन वो IMF का ही था कि IMF आपको सर्टिफाइड करता है, तो उसके बाद आपको जो है ना वर्ल्ड बैंक देता है, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, पेरिस क्लब देता है, और बाकी जितने भी डोनर्स क्लब है वो आपके आते हैं, और आप जो फ्रेंड्स कंट्रीज हैं वो भी आपकी मदद तभी करेंगे जब आपको IMF की तरफ से सर्टिफाइड आप होंगे। तो ये इस बार तो वो नहीं लग रहा मुझे, इसलिए जो भी बजट देंगे उसके बाहर ही अब होगा, या उनके साथ इनकी नेगोशिएशन चल रही है कि जी आप कर दें तो हम आपको 30 के बाद दे देंगे।
अभी इसके बारे में 100% कोई चीज़ कंफर्म नहीं है और ना वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमें देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी। अब ये तो खैर आया इस वक्त और किसी किस्म के रिलीफ का मुझे कोई चांस नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी खराबी है कि हमें सबसे पहले हमने अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करना है, हमने अपनी रेमिटेंस को बेहतर करना है। ये दोनों ही रास्ते हैं जिनकी वजह से हम अपने डेफिसिट को और उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इंपोर्ट्स हमने पिछले साल की थी 80 बिलियन की, जिसको हम डिक्रीज करके तकरीबन 50 और 60 बिलियन अगर ले आए। और उसके बाद हम अपने जो एक्सपोर्ट है, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में 26 और 27 के दरमियान मैक्सिमम होगी, तो ज़्यादा नहीं होगी, तो ये हमारी 31.8 से 26 पे आ गई है। ये तकरीबन 5.8 बिलियन की डिक्रीज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे मुल्क जो इसकी बेस ही बनती है उसको ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपकी जो 31 और 32 बिलियन के दरमियान आपकी रेमिटेंस थी, वो भी मुझे इस बार को तकरीबन 27 बिलियन के करीब, 28 बिलियन के करीब नज़र आ रही है कि ये हम इसको टारगेट कम्प्लीट कर सकेंगे। तो ये दोनों मिला के कोई 55 और 56 बिलियन के करीब बनता है। तो हमें इंपोर्ट्स भी अपनी उसी बेस के ऊपर उसी हिसाब से हमें करनी पड़ेंगे। जो हमारे बाकी सर्कुलर डेट्स हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है। हमारे यहाँ IPPs का हम बड़ी शोर मचाते रहे कि हम ये कर जी, ये भी ज़रा देखना होगा ना कि जब आपसे तजावीज़ ली जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और जब हुकूमत बात करती है टारगेटेड सब्सिडीज़ की, तो वो टारगेटेड सब्सिडीज़ भी जो है वो मीट नहीं कर पाते हैं। ये हुकूमत, उसामा गाजी भी में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। उसामा, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से, जबकि ये कहा गया हुकूमत की तरफ से, ये इंदिया दिया गया कि IMF का जो मुआहिदा है उसको इनकम्प्लीट ही ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जून के 30 को तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है, हुकूमत नहीं कर पाई अभी तक स्टाफ लेवल मुआहिदा। इस सूरत हाल में इलेक्शन का भी साल है, इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये बजट आपको लग रहा है कि ये अवाम दोस्त बजट होगा कहीं से? हुकूमत तो इसको इसी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। और सुमिया, मुझे लगता है कि वक्ती तौर पर तनख्वाहों में रिलीफ हो सकता है कि हमें कुछ नजर आएगा, लेकिन वही मसला है कि पेंशन और तनख्वाहें वो सरकारी मुलाजमिन के लिए सिर्फ बजट में किया जा सकता है। प्राइवेट पर्सन के लिए आप डिक्लेयर कर देते हैं मिनिमम जनाब तनख्वाह इतनी है, लेकिन उस पर अमल कितना होता है, कहीं उस पर उस तरह से अमल नहीं होता। फिर दूसरी बात ये कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर है, जो कि जाहिर है मेजॉरिटी है, उसमें क्या इतनी सख्त है कि वो उनको पे कर सके। जिस तरह फिर ये नजर आ रहा है कि टैक्सेस मुख्तलिफ जगहों पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उसमें अभी तक मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई इस तरह का विजन है कि टैक्स बेस को ब्रॉड किया जाए, जो टैक्स नेट से बाहर है उनको लेकर आया जाए। बल्कि ये बातें हो रही है कि जनाब अच्छा वो कैश विड्रॉल पर हम जो है उस पर टैक्स ले लेंगे, यानी आप लोगों को और बाहर ले जा रहे हैं, जो इस तरह से यानी जहाँ आपकी डॉक्यूमेंटेड हो सकती है इकोनॉमी, आप लोगों को और ज्यादा धकेल रहे हैं। फिर अजीबोगरीब स्कीम्स का सुन रहे हैं हम कि जी $2 अरब यूरो बॉन्ड के जरिए हम इकट्ठे कर लेंगे। भाई पहले आपका बुरा हाल है, कौन लेगा आपके बॉन्ड? फिर इंडस्ट्री स्कीम का हम सुन रहे हैं, तो कोई नई चीज इसमें मुझे नहीं, पुरानी सोच के साथ डॉक्टर साहब की है। तनख्वाहों की हद तक कुछ बेहतर हो जाएगा, कहीं मुझे और तो नजर नहीं आ रहा कि हम ये कहें कि जी तो प्रोडक्शन बड़ी बेहतर हो जाएगी या टैक्सेस कुछ इस तरह से कम हो जाएंगे, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, कोई GST हम देखें या सेल्स टैक्स में कमी देखें। पेट्रोल का भी सुन रहे हैं कि उस पर लेवी जो है वो ₹60 तक कर दी जाएगी। तो इस लिहाज से नहीं लगता, लेकिन फिर भी चूंकि IMF के प्रोग्राम में नहीं जा रहे, तो उसमें सख्तियां चूंकि कम होंगी, आगे जाकर तो बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। लेकिन ये इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है नून लीग, लेकिन मुझे लगता है कि जरदारी साहब नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इलेक्शन जाए, वो चाहते हैं कि करने के बाद जाए। बस बजट में टैक्सेस की शरह बढ़ाते जाओ, आम पर टैक्स लगाते जाओ, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। खैर, हमें ज्वाइन कर सदर बैंक ऑफ पंजाब हैं ज़फ़र मसूद साहब, उनसे हम बात करते हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया। अब पाकिस्तान और IMF के दरमियान हम डेडलॉक तो देख ही रहे हैं, और जब कर्ज प्रोग्राम है वो 30 जून को ख़त्म भी हो रहा है। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मुल्क पर जो डिफ़ॉल्ट का खतरा है वो भी मौजूद है। अब क्या समझते हैं, मईशत को कैसे सहारा दिया जा सकता है इस सूरत हाल में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज किया और काफी टॉपिकल सवाल है। द फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह 30 जून से पहले हम कोई ना कोई अपना एग्रीमेंट फोर्ज कर ही लेंगे विद IMF। और मेरी ये जो ऑप्टिमिज्म है ये कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है कि जो IMF है वो जो है वो भी उसके एंड पे भी एक रिजॉल्व है, और एक रिजॉल्व गवर्नमेंट के एंड पे भी बड़ा क्लियर कट है कि वो इस प्रोग्राम का आखिरी ट्रांच लेना चाहते हैं।
और आपने देखा है कि कुछ एक्शंस गवर्नमेंट ने रिसेंटली लिए हैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इवन द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन टू द हाईएस्ट लेवल इन IMF टू मेक श्योर कि ये ट्रांच आ जाए। मगर अगर वो ट्रांच नहीं आती तो ये भी एक रिजॉल्व है कि जो अगला प्रोग्राम है IMF का वो तकरीबन नागुज़ीर है और उसकी बहुत शदीद हमें अशद जरूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम, अपनी चीजों को स्मूथली लेके जाने। इंटरेस्टिंगली इलेक्शन का टाइम भी आ जाएगा और इलेक्शन के टाइम के बाद जैसे ही नेगोशिएशन शुरू होगी, जब तक वो नहीं आता प्रोग्राम, तब तक के लिए मैं इस मामले में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि किस तरह उन्होंने ये जो पूरा हमारा एक्सटर्नल अकाउंट की सिचुएशन है और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मैनेज किया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आज ही नंबर अभी आए हैं, मैंने वो देखे कि जिसके अंदर हमारा $43 बिलियन से बिल्कुल सही जफर साहब, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। ठीक नहीं होने वाले, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा भी इस बात पर बिल्कुल एक वो है कि पॉलिसीज आप लॉन्ग टर्म बनाएं वरना कुछ नहीं होने वाला। अच्छा इरफान इकबाल साहब, हमेशा हुकूमतें जब बजट लेकर आती हैं आप तमाम स्टेक होल्डर से मशवरे भी लेती हैं, तजावीज़ भी आप लोग देते हैं, तो क्या वो बजट में अप्लाई करते हैं या बजट उसके बिल्कुल बरक्स होता है? देखिए जी, बजट जो है ना, इत्तेफाक की बात है कि हमारे बाबूज बनाते हैं बजट, हमारे से जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसके ऊपर बहुत थोड़ा सा अमल दरामद किया जाता है और ये शिकायत हमें अब से नहीं है, हमेशा से है। अच्छा, एक चीज़ मैं खास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, आपने बात की थी उसकी कि यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ा जाते लोगों को, टैक्स विलेज में क्यों नहीं लाया जाता। ये देखिए, जब तक आप फाइल और नॉन फाइलर का ये बखंड जो चलाया हुआ है आपने, इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। देखिए, जो बंदा भी अगर कारोबार करना चाहता है, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसको परमिशन नहीं होनी चाहिए बिजनेस करने की। ये फाइल और नॉन फाइलर वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए, तभी लोग इसमें आएंगे। यानी कि आप भी ज़िशान साहब की इस बात से अग्री करते हैं कि उन पर टैक्स की शरह बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब वो सिस्टम में नहीं है तो उनको कुछ भी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। देखिए, टैक्स की शरह कम होनी चाहिए ताकि सब लोग इसमें शामिल हो। हमारे टैक्स की शरह ज्यादा है और अपना लोग कम है। हमारे पास 33 लाख के करीब हमारे पास एसेसिन है, जो 24 करोड़ रुपए की आबादी है हमारी। अब हमने पिछली बार लगाया फिक्स टैक्स, हमने कहा जी जितने भी छोटे रिटेलर्स हैं इन पे आप 3,000 रुपए का हमारे साथ डन कर लिया कि 3,000 हम टैक्स लगाएंगे। बट उन्होंने किया क्या कि उन्होंने जब बिल भेजे उसमें बिजली के बिलों में, तो उन्होंने 6,000 रुपए लगा दिए। भाई, आपने एक 3,000 रुपए का अनाउंस किया, फिर आप 6,000 लगा रहे। ये जानबूझ के चीजों को खराब किया जाता है ताकि इसमें ना आए और उनके जो सिलसिले चलते रहे। फिर आपने बात की थी उसकी इंटरेस्ट की बात की थी उन्होंने, जफर साहब ने, कि 7% से लेके हम 21 हो गए हैं। जब आप कंपैरिजन करते हैं अपने जो कंपटीटर हमारी जो कंट्री है, इसमें चाइना 2.83 पे है, इंडिया 6.5 पे है, आपका बांग्लादेश 5.88 पे है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे कम्पीट करेंगे? इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, हम दे रहे हैं 18 सेंट में, वो सब दे रहे हैं 8 सेंट में। भाई, हमारा एक्सपोर्टर किस तरह बढ़ेगा, कैसे काम चलेगा? हमने तो हर चीज को खराब किया हुआ है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में 4 चीजें हमें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, हमें लानी पड़ेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी, जिसमें इंडस्ट्री को जहां से मर्जी हर तरह से उसको एक पैकेज दिया जाए ताकि लोग इंडस्ट्री लगाएं और इंडस्ट्री के पैसे बाहर लेके जाएं। उसके लिए आपको एक स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा जो जिसकी वजह से चीजें चलेंगी, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तो आपकी एक्सपोर्ट होगी, इंडस्ट्री होगी तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, इंडस्ट्री होगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है। दूसरी बात, हमें लेके आनी पड़ेगी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए स्कीम लेके आनी पड़ेगी, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा उसे, क्योंकि आप अपनी बजट की जितना भी डेफिसिट है ये रेमिटेंस के साथ आप पूरा करते हैं। तो रेमिटेंस जब तक आप उनको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, ना वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना वो यहाँ पे कोई और काम करेंगे, तो उसमें उनको इंसेंटिवाइज एक लानी पड़ेगी स्कीम, हमें पॉलिसी देनी पड़ेगी। फिर आपकी रेमिटेंस के लिए जी एग्रीकल्चर जो है उसके लिए भी पड़ेगी हमें अपनी पॉलिसी। जैसे हमने बनाया है रियल स्टेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है हमने, उसका फायदा हमें हुआ। मैं समझता हूँ एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाना पड़ेगा आपको, या बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे 83 फार्मर जो है, 83% फार्मर, वो हमारे फार्मर जो है ना वो गरीब हैं, उनको 10 से 15 किला जमीन है और वो ना उनके पास रिसोर्सेज है, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास
ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने बड़ी अच्छी तरीके से ब्रीफ भी कर दिया इसको। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।